हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। होपफुली एवरीवन इज फाइन। बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है आपकी। देखो, अगली स्टोरी में चलना है और अगली स्टोरी जो है वो पिछली स्टोरी से थोड़ी सी रिलेटेड ही होती है अक्सर हिस्ट्री में, ये आपको पता है। पिछली जो स्टोरी है उसमें आपने मौर्य एम्पायर को क्लाइमेक्स पे पहुंचा दिया, ठीक है, और मौर्य एम्पायर जो है वो लगभग लगभग कंप्लीट हुआ। उसके साथ साथ आपने और क्या किया? उसके साथ साथ आपने क्या किया कि आपने देखा कि नए नोशंस डेवलप हो रहे हैं किंगशिप के, ठीक है, नए नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे किंगशिप या किंगडम्स डेवलप हो रहे हैं। तो अब ऐसे बदलते सिनारियों में हम ये समझेंगे कि किस किस तरीके से बाकी चीजें बदल रही हैं। राजा के लिए लोगों का आउटलुक कैसे चेंज हो रहा है, लिटरेचर्स किस तरीके से लिखे गए जो हमें उस तरह के या उस समय के सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो कहानी यहां पे जो है वो कुछ ऐसी है कुल मिला के कि आपको एक बदलता हुआ परिवेश देखना है, चेंजिंग कंट्री साइड। अब बदलता हुआ परिवेश का मतलब है कि हमने देख लिया एक एम्पायर, एक विशाल साम्राज्य के अंदर किस तरीके से व्यवस्थाएं थी, लेकिन जब साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन हो गया, दैट एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, तो उस डिसइंटीग्रेशन के टाइम पर रीजनल वेरिएशंस भी बहुत सारी होंगी। इन रीजनल वेरिएशंस में अलग अलग जगह पर, साउथ इंडिया की तरफ हम वहां गए थे, चोलचेर पांडे याद आया आपको? तो साउथ इंडिया की तरफ क्या सिचुएशंस हैं, कैसा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, फार्मर्स की क्या कंडीशंस हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ क्या सिचुएशन है, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि कहानी समझ आ जाए आपको। सो चेंजिंग कंट्री साइड यानी बदलता हुआ परिवेश, ठीक है। तो बदलता हुआ परिवेश जो है वो ये है कि सबसे पहले पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग, यानी उस समय राजा के लिए राजा की इमेज जो है वो क्या है, ठीक है, लोगों की राय क्या है राजा के लिए, ये हम समझेंगे। अभी शुरुआत हम यहां से करेंगे पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग, ठीक है। चेंजिंग कंट्री साइड का मतलब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा क्यों यहां पे टॉपिक है चेंजिंग कंट्री साइड। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया कि अब चूंकि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो काफी कुछ बदल रहा है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दैट माइटी एंड वास्ट एम्पायर, मौर्य एम्पायर, ठीक है। तो नए नए जो छोटे छोटे राज्य हैं वहां थोड़ा थोड़ा नई नई व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं आपको। चलो, सो पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग, राजाओं के उस समय जो कुछ जाने माने दृष्टिकोण हैं, या मैं कहूं राजाओं के का मतलब राजाओं के लिए, व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन द पीपल हैव फॉर द किंग, दैट पर्टिकुलर एरिया का जो भी किंग था उस समय, उसके लिए क्या किस तरीके का परसेप्शन रखते हैं लोग, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर, क्लियर हो गया। अपने शासक के लिए जो प्रजा है वो किस तरह से सोचती है। सब्जेक्ट्स का मतलब है यहां पे लोग, पीपल, ठीक है, प्रजा। तो जो प्रजा है वो अपने शासक के बारे में, अपने रूलर के बारे में क्या सोचती है। क्लियर? ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स इन, ठीक है। तो अब देखो, आपको इंस्क्रिप्शन में वो बात मिलेगी ना जो राजा लिखना चाहेगा, आपको राजा जो बताना चाहेगा। जैसे आपने इसके पहले जो भी इंस्क्रिप्शंस देखे, जैसे गिरनार इंस्क्रिप्शन देख लिया आपने, गिरनार इंस्क्रिप्शन के अलावा आपने प्रयाग प्रशस्ति वाला देखा पिछले वीडियो में, ठीक है, न्यू नोशन ऑफ किंग्स वाले वीडियो पे, तो ग्लोरिफिकेशन वगैरह दिखा। अब कुछ अच्छे राजा भी थे, तो कुछ ऐसे राजा भी रहे होंगे ना जो थोड़े से पब्लिक को पसंद नहीं रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में राजा तो अपनी बदमाशियों को जो है वो लिखेगा नहीं इंस्क्रिप्शन में कि वो कितना बुरा है, कितना वो खराब काम करता है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? इंस्क्रिप्शंस वगैरह इसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जो ऑर्डिनरी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों के जो थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हैं ये हमें बता सकते हैं, अकाउंट ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। अब हमको सामान्य लोगों के थॉट और एक्सपीरियंसेस कहां मिलेंगे, ठीक है। तो हिस्टोरियंस ने कोशिश करी है, ये समझ रहे हो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सारी ऐसी किताबें होंगी ना जिन किताबों को बहुत नॉर्मल टाइप के लोगों ने लिखा होगा, सेंटली पर्सनालिटीज ने लिखा होगा, या फिर कुछ ऐसे सिविलियंस ने लिखा होगा जो एक्चुअल लिखने की कोशिश की होंगे। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे ना लिखे हों, आगे पीछे लिख दिया उस राजा के, ठीक है, तो पीछे ही लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे। तो इस तरीके से थॉट और एक्सपीरियंसेस जो है द हिस्टोरियंस आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ऐसे अकाउंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें इस तरह के थॉट्स या एक्सपीरियंसेस मिले जो हमें थोड़ा सा रियल कंडीशन बताएं, ठीक है, कि राजा के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो हिस्टोरियंस जो है कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बाय एग्जामिनिंग द स्टोरीज कंटेन इन एंथोलॉजीज। एंथोलॉजीज आप बहुत अच्छे समझते हो, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर टाइम पर लिखी गई होती हैं ह्यूमन
जो साइकोलॉजी या ह्यूमन इंटरेक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को ये जो कहानियां होती हैं ये अपने में समेटे होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो सुनी गई हैं, सुनने के बाद फिर रिटन में कर दी गई हैं, इन सबको हम एंथोलॉजीज में रखते हैं। तो इन्हीं में से एक है जातक। जातक का नाम तो आप सबने सुना होगा। जातक जो है, जातक स्टोरीज हो गई, ठीक है, पंचतंत्र स्टोरीज हो गई, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र और जातक, स्पेशली पंचतंत्र के बारे में तो सबने सुन रखा। आप में से कई लोगों ने बचपन में पंचतंत्र पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है अगर तो अभी जाओ वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इनफैक्ट वीडियो पॉज करके जा सकते हो, ठीक है, और पंचतंत्र की किताबों को खरीद के ले आओ। तो दादी नानी की जो कहानियां सुनते थे उनसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां तुमको इसमें मिल जाएंगी पंचतंत्र में, और बड़ी मोरल स्टोरीज मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन शिक्षा देने वाली कहानियां मिलने वाली है इसमें। तो पंचतंत्र की जो कहानी थी, जातक की जो कहानी थी, इनमें हमें कुछ मोरल स्टोरीज देखने को मिलती हैं। जैसे पंचतंत्र की जो स्टोरी है, इट वाज, पंचतंत्र एक स्टोरी नहीं है, पंचतंत्र की लघु कथाएं, द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र मींस देयर आर मल्टीपल स्टोरीज एंड दे डील्स बेसिकली द 5 डोमेन्स एक्चुअली, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज पंचतंत्र। तो इसको लिखा था आचार्य विष्णु शर्मा ने, ठीक है, आचार्य विष्णु शर्मा, ठीक है। तो आचार्य विष्णु शर्मा का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, इसके पीछे बड़ी बढ़िया कहानी है वैसे तो, मतलब ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू ये कहानी बनी। राजा अमर शक्ति नाम का एक बहुत बढ़िया फेमस किंग था, अच्छा राजा था। उसके बच्चे 3 बच्चे थे, बड़े मतलब डफर टाइप के बच्चे थे, तो उनको पढ़ाने के लिए बड़ा चैलेंज, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था, उनको पढ़ा ही नहीं पाता था। फाइनली आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखकर उनको पढ़ाया। तो पंचतंत्र कई लोगों ने पढ़ी है, उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये वो चीजें हैं जो अगर आप फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप ये बहुत अच्छे समझते हैं और अपनी लाइफ में उतारते हैं इसको, तो योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आप इनको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे। मतलब आजकल तो फॉर्मल एजुकेशन इज, बिना उसके काम नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी एक इंसान बनने के लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ इस तरह की स्टोरीज सीखना चाहिए। ये आपके मोरल और एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको बहुत बढ़िया अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। और जो कोई सोचता है कि ये बेवकूफ़ी है, वो पढ़े पहले पंचतंत्र को और देखेगा कि हाँ, क्या इसमें सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंटरैक्शंस को इन्हांस करती हैं, हमारे मोरल और एथिकल वैल्यूज को इन्हांस करती हैं, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने में हेल्प करती हैं जिससे हमारी जो डीलिंग्स हैं, एक्सचेंजेस हैं हमारे सराउंडिंग में लोगों के प्रति, ये अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं। तब फिर आप कहना कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है। तो देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। चलो, तो पंचतंत्र जो है इसके बारे में बात है। पंचतंत्र से आपको बहुत सारा उस समय का वर्णन मिलता है कि किसी राजा के बारे में लोग क्या सोचते थे। उससे भी ज्यादा बेहतरीन आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, आ जाओ। एक जातक के बारे में तो आपने सुना, ये जातक स्टोरीज बेसिकली बुद्ध के प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड स्टोरीज हैं, ठीक है। तो बुद्ध ने जो भी स्टोरीज सुनाई थी उनको बाद में कंपाइल किया गया जातक स्टोरीज के फॉर्म में। बुद्ध, जब भी आप बुद्ध के पास जाओगे, भगवान बुद्ध के पास, और जब भी वो आपको या आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, जब भी वो आपको आंसर देंगे उसका, तो वो सिंप्लीफाई करके, इतना सिंप्लीफाई करके आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इतना एप्लीकेबल लगे वो, उसको आप इतना बेहतरीन तरीके से बिहेवियर में अपने ढालने की कोशिश करो, ठीक है, कि मतलब फिर आपको लगे कि हाँ सारी चीजों का सॉल्यूशन यही है। तो बुद्ध क्या करते थे, मान लो आपने उनसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी वो क्या करेंगे, एक स्टोरी के थ्रू बढ़िया सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बुद्ध ये जो स्टोरी सुनाते थे वो कई बार अपनी लाइफ से रिलेट करके सुनाते थे कि इन प्रीवियस लाइफ आई वाज लाइक दिस, आई वाज लाइक दैट, इस तरीके से। क्लियर है? तो अपने को ही उस सीन में रखते थे वहां पे और वो कहते थे कि ये मेरे पिछले जन्म की ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसा, ठीक है, कभी मैं हाथी था, कभी मैं ये था, कभी मैं दुष्ट था, कभी मैं अच्छा था, इस तरीके से सारी बातें बताते हो। तो ये बाद में जाके जिन स्टोरीज के फॉर्म में कंपाइल्ड हुई उनको हम कहते हैं जातक स्टोरीज। अब जातक स्टोरीज में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम, कॉन्टेक्स्ट, प्लेसेस और सर्कमस्टेंसेस में हमें पता चलता है कि किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम था। इन्हीं में से, जैसे मतंग जातक की स्टोरी आपके बुक में है, इन्हीं में से एक स्टोरी है गंडतिंडु जातक, ठीक है। पर्सन का नाम है गंडतिंडु, एक्चुअली उसी के नाम पर यह स्टोरी है। तो गंडतिंडु जातक जो है बेसिकली
ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी जो प्रजा है इसके दुख के बारे में बात करता है। ठीक है, ये जो स्टोरी है इसमें प्रजा कितनी त्रस्त है, कितनी परेशान है, राजा मिल जाए तो ऐसा कूटेंगे उस राजा को, इस टाइप के थॉट प्रोसेस डेवलप हो गए ही लोगों के अंदर। ठीक है, राजा को लेके तो क्या कहते हैं, सबसे विकेड किंग, बहुत ही धूर्त टाइप का राजा है, बहुत ही बदमाश धूर्त टाइप का राजा है। ठीक है, और इससे जो है प्रजा काफी ज्यादा दुखी है। अब इसमें कहानी में एक तो राजा है, फिर बूढ़ी औरत है, पुरुष लोग हैं, किसान लोग हैं, ठीक है, पशुओं को पालने वाले लोग हैं, गांव के लड़के वगैरह हैं छोटे, इसके अलावा इवन जंतु वगैरह, एनिमल्स वगैरह भी हैं, सब परेशान है उस राजा से। जहाँ तक स्टोरी हर चीज को एनलाइवन कर देती है एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब उसमें सब लोग बोलते हैं, जहाँ तक स्टोरी में ऐसा नहीं है कि इंसान बस बोलेगा, पशुओं से भी आप बुलवा सकते हो उसमें स्टोरी। जैसे पंचतंत्र में यही हुआ, पंचतंत्र की स्टोरी में, पूरी स्टोरी में आप देखोगे एनिमल्स आर कम्युनिकेटिंग, टॉकिंग टू ईच अदर, है ना, बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं उस स्टोरी में। अब होता क्या है कि राजा एक बार जो है ये अपना वेश बदल के, डिस्गाइज में, यानी अपने आप को दूसरे तरीके से थोड़ा सा ना बना के, दाढ़ी वाड़ी बड़ी कर ली है, कुछ खराब कपड़े वपड़े पहन लिए इस तरीके से कि लोग पहचान नहीं पाए इस तरीके से ना, सब टोपी वोपी अपने जो जितने भी रॉयल साइंस और सिंबल्स होते थे वो सब हटा के एकदम नॉर्मल इंसान की तरह थोड़ा बहुत ढक वक के और धूल लगा वगा के, ठीक है, इस तरह से निकल गया। और उसका पर्पस क्या था, टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थॉट अबाउट हिम। ठीक है, कि उसके बारे में उसके यहाँ के लोग सोचते क्या है। चलो अब वो पहुंचा, ईच वन ऑफ देम cursed him, so when he approached the subjects, जब वो अपने लोगों के, प्रजा के पास पहुंचता है और उनका फीडबैक लेना शुरू करता है कि नहीं, कि तुम्हारे राज्य के राजा तो बड़े अच्छे हैं भाई, तो वो कहता है खाक अच्छे हैं, ठीक है, और दे गालियां शुरू करते हैं। सो ईच वन ऑफ देम, हर कोई जो है इनमें से, मतलब जानवर से लेके, किसानों से लेके, हर्डर्स से लेके, बुढ़िया से लेके, बूढ़ों से लेके, हर कोई जो है क्या कह रहा है, कर्स करना शुरू कर देते हैं राजा को। राजा को कर्स करना मतलब एक तरीके से ऐसा कोसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फॉर देयर मिजरीज, वो कहते हैं कि हमारे जितने भी दुख हैं, हमारे जीवन में जो कष्ट है वो इस दुष्ट की वजह से है। ठीक है, ये राजा जो है नहीं होता तो हमारे पास ये कष्ट नहीं होते। सो दे वर कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रॉबर्स एट नाइट, रात में आते हैं, चोर उचक्के आते हैं, ले जाते हैं हमारा सब संपत्ति उपत्ति लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो रात में तो हमारी संपत्ति चोर उचक्के लेके चले जाते हैं, राजा को कोई फुर्सत ही नहीं है, राजा के कोई दरोगा सिपाही इस तरीके से थानेदार कुछ है ही नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, जब जिसका मन है चोरी करके ले जाता है, हमारी जान पे बनी रहती है, हमारी संपत्ति सेफ है ना, हमारी लाइफ सेफ है, तो रात में तो चोर उचक्के आते हैं, एंड दिन में, एंड टैक्स कलेक्टर ड्यूरिंग द डे, और टैक्स कलेक्टर जो टैक्स की कलेक्शन करने वाले लोग हैं, ये लोग बेचारे दिन में, मतलब न दिन को सुकून है न रातों को सुकून है, न दिन में चैन है न रात को सुकून है, इस टाइप वाली बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है, तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये क्या कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्टर दिन में आके चुरा ले जाता है, दिन दहाड़े डकैती, और रॉबर्स जो है रात में आ जाते हैं। टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपल अबंडन देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लोग चले गए जंगल में, कि ये इस गधे राजा के यहाँ रहने से तो अच्छा है कि हम जंगल में जाके रह ले, ठीक है, जिंदा बचे तो बढ़िया है, यहाँ कौन सी श्योरिटी है। सो एज दिस स्टोरी इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से इस कहानी से हमें क्या पता चल रहा है, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग या अबाउट द किंग। ठीक है, यानी सामान्य लोगों का क्या विचार है, किस तरीके की विचारधारा, किस तरीके की सोच रखते हैं। क्लियर है, विशेषतः ग्रामीण जनसंख्या जो है इस तरीके की विचारधारा रख रही है। क्लियर है, अच्छा, ग्रामीण तबके का जो व्यक्ति है उसका शोषण भी बहुत ज्यादा होता था ना। शहरों में तो ठीक है, थोड़ी बहुत सहूलियतें मिल जाती थी, क्योंकि टैक्स कलेक्ट होता था तो राजा अपनी राजधानी या शहरों को ठीक ठाक बनाने के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर देता था। लेकिन गांव के लोग, स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन, कुड ऑफन बी स्ट्रेन्ड। ठीक है, क्योंकि किंग जो है कोशिश क्या करेगा, फ्रिक्वेंटली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग, मतलब वो लोग हमेशा क्या करते हैं, वो लोग हमेशा अपनी तिजोरियां भरने की कोशिश करते थे बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस। बढ़िया जबरदस्त कर लगा देते थे राजा लोग, और वो अपनी कॉफर्स यानी तिजोरियां भरने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है, एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑपरेसिव, और किसान या जो भी ग्रामीण तबके का व्यक्ति है वो ऐसी हाई टैक्सेस की डिमांड को हमेशा, ऑपरेसिव का मतलब एक सताया हुआ जो वो चीज है वो महसूस करता, सताया हुआ महसूस करता था किसान। ठीक है, ऑपरेसिव का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब एक तरीके का शोषण महसूस करते थे वो, कि राजा जो है हमारे ऊपर शोषण कर रहा है। क्लियर, अब ऐसे में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, वी कैन एस्केप टू द फॉरेस्ट। ठीक है,
जंगल में चले जाएंगे तो कम से कम राजा उतना ज्यादा शायद डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके सैनिकों को भी लगेगा कि जान पे बनाएगी भैया इतना जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन उनको थोड़ा सा सेफ लगती थी कि शायद हम जंगल में सेफ रहेंगे, क्योंकि दिन में टैक्स उठा ले जाएंगे लोग, टैक्स कलेक्ट करने वाले जो भी है हमारे पास खाने पीने का, रात में चोर चक्के, तो मरना तो वैसे ही है, तो बेहतर है कि जंगल वंगल में चले जाओ, कम से कम कुछ खाते पीते रहोगे, बचे रहोगे तो बचे रहोगे, अपने आप की डिफेंस बस बची रहेगी आपको, मतलब करना बचा रहेगा आपको, खुद के शरीर की रक्षा करना तो कैसे भी कर लेंगे। यहाँ तो हर तरीके से इंसान से ज्यादा खतरा है, जानवर से कम है। तो इस तरीके से सिनेरियो हमें जातक स्टोरीज में देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो, तो यहां तक ये कहानी आपको पता चली। ये कहानी शो करती है पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग। इसके साथ साथ अब हम आगे के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, जो कि लगभग यहीं से शुरू हो रहा है। मतलब कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन है रूरल एरिया में जब हम देखने को पाते हैं कि बाय द असिस्टेंस ऑफ द किंग और बाय द एफर्ट्स ऑफ द नॉर्मल पीपल और द ग्रास रूट लेवल ऑफ पीपल, यानी जो गांव के जगहों पर या निचले जगहों पर रहने वाले लोग हैं, पीजेंट्स वगैरह हैं, या फिर वहां के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, चीफ हैं, किंग हैं, ये लोग किस तरीके से एफर्ट्स करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उस समय की एग्रीकल्चरल व्यवस्था क्या है, कृषि की व्यवस्था क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना शुरू करते हैं। सो मीनवाइल अदर स्ट्रेटजीज एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो टैक्स कलेक्शन और ये शोषण वोषण तो एक तरफ हो गया, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि किस तरीके से इस टाइम पर एफर्ट्स होते थे उत्पादकता को यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, क्योंकि अब धीरे धीरे शहरीकरण भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, तो कंपैरेटिवली जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ग्रोइंग डिमांड फॉर द टैक्सेस, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। अब इनको बेचारों को टैक्स देना है तो इनको कृषि करनी पड़ेगी ना, खेती तो करनी पड़ेगी। अगर इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है तो फिर टैक्सेस में देंगे क्या। चलो, सो वन सच स्ट्रेटजी वाज द शिफ्ट टू फ्लो एग्रीकल्चर। तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, उस समय आयरन का यूज होने ही लगा था, आपको भी पता है। तो आयरन का यूज होने लगा तो खासकर उन क्षेत्रों की तरफ जिन क्षेत्रों में सफिशिएंट अमाउंट में आयरन वगैरह अवेलेबल है, ऐसे एरियाज में क्या होता था कि लकड़ी के हल, प्लाव, ठीक है, प्लो कह दो या प्लाव कह दो, जो भी कह दो, ठीक है, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है, स्पेशली जहां पर रिवर बेसिन्स हैं, जहां पर रिवर्स की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, पानी की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, ऐसी जगहों पर जहां पर एलुवियल ट्रैक्स अवेलेबल है, फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्स अवेलेबल है। स्पेशली हम ऊपर की बात कर रहे हैं, गंगा की, और नीचे कावेरी वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, कावेरी का जो रीजन है वहां पे, और उत्तर भारत का जो गंगा यमुना का दोआब वाला रीजन है। तो मैंने कहा नॉर्थ और साउथ दोनों, मतलब एक पर्टिकुलर कंबाइंड एरिया की बात हो रही है कि किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे कृषि के लिए प्रयास किए गए। तो नॉर्थ की तरफ जो एफर्ट्स किए गए हैं उनमें ज्यादातर हमें प्लो एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। साउथ की तरफ भी आपको स्पेशली उन एरियाज में जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है, वहां हमें ये तरीके का, इससे क्या होता था, इससे होता यह था कि अब जैसे प्लो एग्रीकल्चर में क्या है, ये लोग जब हल चलाओगे, आपने शायद चलाया नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जब आप हल चलाएंगे तो क्या होगा, अब ये आपका हल हो गया, इधर बैल लगा दोगे, ठीक है, ठीक है, अब बैल लगा दिए आपने दो, और ये बैल जो है आपके खेत को जोतना शुरू कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये जो नीचे की मिट्टी होती है, नीचे की मिट्टी आपके हल की वजह से ऊपर आ जाएगी, जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, और इस तरह से फिर आप बीज वगैरह बोएंगे, उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलेगा ग्रो होने के लिए। ऊपर की मिट्टी जो नीचे चली जाएगी, जो कि लंबे समय तक नीचे रहेगी, तो फिर उसमें न्यूट्रिशंस बढ़ जाएंगे, इस तरह से रिप्लेनिश होता रहता है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर 6th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलता है आयरन टिप्ड प्लाउशेयर। ठीक है, यानी ये जो आपका हल है, ठीक है, इसमें इसकी जो टिप बनी हुई है, ये टिप जो है वो अब आयरन की बनी होती है, ठीक है, लोहे की बनी होती है। पहले वुडन होती थी तो वो उतना ज्यादा उसको स्क्रैच नहीं करती थी, अब ये बहुत बेटर तरीके से स्क्रैच करेगी। वॉज यूज टू टर्न दी एलुवियल सॉइल इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। तो उस क्षेत्र में जहां पर पानी की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, बारिश वगैरह भी ठीक ठाक हो रही है, ऐसी जगहों पे ये आयरन टिप वाली जो प्लाउशेयर है, इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिससे जो जमीन की मिट्टी है उसको बेहतर तरीके से टर्न अप करने में हमें हेल्प मिलती थी। ठीक है, चलो, मोर एवर इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज। तो जब ऐसी सिचुएशन हुई तो इस सिचुएशन की वजह से बेहतर
तरीके की उत्पादकता है, बेहतर तरीके की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है हमें। और इस क्षेत्र में गंगा वैली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या नाम है, कौन सा फसल था, अभी हमने बात की पैडी, ठीक है, पैडी का प्रॉपर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। क्लियर है? चलो इसके अलावा एक और तरीका है जिसके द्वारा इन्होंने इसको इंक्रीज किया, वो था ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन जो है, इसको आप एक तरीके से रोपण कृषि भी कह सकते हो, रोपण कृषि कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले छोटी छोटी जो सैपलिंग्स होती हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पहले बीज बो दिया उन्होंने, उसके छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, उन प्लांट्स को पहले ग्रो हो जाने दिया एक लेवल तक, और उसके बाद जब ग्रो हो गए वो, तो फिर उनको उठाया और खेतों पे ले जाके ट्रांसप्लांट कर दिया। तो लेकिन इसमें ये थोड़ा सा हार्ड वर्क होता था, क्योंकि बहुत सारा लेबर इसमें लगता था, और बेचारे घंटों तक पानी में रह के कमर झुकाए उस जो प्लांट होते थे छोटे छोटे, उनको ट्रांसप्लांट कर रहे होते थे फील्ड्स पे। ठीक है, तो ये जो है कंपैरेटिवली क्या होता था, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बैक ब्रेकिंग होता था, नहीं कमर तोड़ने वाला होता था, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कर लो, पर सफिशिएंट प्रोडक्शन तो हो जाएगा खाने पीने को, बाद में तो टैक्स भी तो देना है ना। कल को प्रोडक्शन नहीं हुआ और टैक्स तो लेने आएंगे ही, तो फिर तुम्हारे खाने को कुछ बचने वाला नहीं है। ऑलराइट, सो व्हाइल द आयरन प्लाउ शेयर टू अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जहां हमने देखा कि ट्रांसप्लांटेशन प्लस आयरन टिप वाला प्लाउ शेयर चल रहा है, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि इसका जो यूज है वो वाइड स्प्रेड नहीं था। वाइड स्प्रेड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पर ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आयरन टिप वाला जो प्लाउ शेयर है अभी उतना कॉमन नहीं है, वो सिर्फ उस एरिया में ज्यादा अवेलेबल है जिस जगह पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, या रेनफॉल ज्यादा है, या आयरन की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है। स्पेशली आयरन की अवेलेबिलिटी का भी एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट का मतलब अभी पूरे इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि हम उस प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं जो बटा हुआ नहीं, ठीक है, जिसमें लगभग एक ही है बहुत सारे आज के अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज जिन्हें आप अलग देश के तौर पे कंसीडर करते हैं, वो सब भारत देश में या भारत देश की ही जमीन का हिस्सा थे। क्लियर है? चलो, तो हम यहां देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र जो सेमी एरिड वगैरह हैं, ठीक है, जहां पर सेमी एरिड का मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। क्लियर है? तो सेमी एरिड या एरिड एरियाज हैं, और पंजाब या राजस्थान के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, या रेनफॉल भी सफिशिएंट नहीं होता है। ऐसी जगहों पर इन चीजों की, यानी आयरन प्लाउ शेयर की जो उपलब्धता है वो नहीं हो पाई थी 20वीं शताब्दी तक। 20th सेंचुरी में जाके ये लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। दैट इज स्ट्रेंज, है कि नहीं? कितना लंबा समय लग गया इनको। इसके अलावा वो लोग जो हिली ट्रैक पे रहते थे, पहाड़ी इलाकों पे रहते थे, ये तो समतल जमीन हो गया, लेकिन जैसे अब कुछ पहाड़ी इलाकों पे रह रहे हैं, जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वगैरह के एरिया हो गए, ठीक है, तो पहाड़ी इलाकों पे रहने वाले, साउथ में भी कुछ कुछ पहाड़ी इलाके जैसे हो गए, तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के इलाके, तो इन जगहों पर कैसे खेती होती रही होगी? तो इन जगहों पर, यानी हिली एरिया जो होते थे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के और सेंट्रल पार्ट के इंडिया के कुछ एरिया, यहां पर हो एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाता था, या हो एग्रीकल्चर पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके थ्रू यहां पर कोशिश की जाती थी प्रोडक्टिविटी लाने की। और इससे ये जो है वहां प्रोडक्टिविटी आती भी थी, बिकॉज दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज सुटेबल फॉर दैट टेरेन, यानी उस तरह की जो जमीन है, उस तरह की जमीन के लिए ये बहुत सुटेबल कृषि भी थी। अब हो एग्रीकल्चर में होता कुछ नहीं है, जैसे यहां पर आपने आयरन प्लाउ शेयर देखा ना, तो आपने हल बनाया और हल को एनिमल्स की हेल्प से, यानी बैल वगैरह की हेल्प से आपने उसको जमीन पे चलाया और जमीन को टर्न अप करने की कोशिश की, सॉइल को, मिट्टी को टर्न अप करने की कोशिश की। यहां आप बेचारे बैल पहाड़ों में उबड़ खुबड़ में अलट पलट जाएंगे, ठीक है, उनको खुद को दिक्कत होगी मतलब चलने में। तो फिर लोग क्या करते हैं, ऐसी एरिया में, पहाड़ी इलाकों पे आपने देखा होगा कुदाल वगैरह होता है, ठीक है, यानी कुछ डिगिंग टूल्स होते हैं। डिगिंग टूल्स मतलब जिससे खुदाई करते हैं, तो डिगिंग टाइप के जो टूल्स होते हैं, इन डिगिंग टूल्स का इस्तेमाल करके मैनुअली आप ये काम करते हो, जो वहां पर आयरन प्लाउ शेयर में हो रहा था। आयरन प्लाउ में क्या हो रहा था कि वो भी एक तरीके से है मैनुअली, बट उसमें क्या है कि आपने ऑलरेडी वो लगा दिया है टूल, और वो टूल आपके एनिमल की हेल्प से आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहां आप खुद उसको खुदाई करके जमीन को टर्न अप करने की कोशिश करोगे। तो हो एग्रीकल्चर में होता यह था कि आपने क्या ले लिया, अब जैसे ये एक लकड़ी का टूल हो गया, लकड़ी के टूल में आप यहां पर इस तरीके से ऐसे लगा देते थे आप लोग, ठीक है, ऐसे कुदाल लगा देते थे ऐसा, और इस कुदाल का इस्तेमाल करके जो फार्मर है, ये फार्मर फिर क्या करेगा, उसको, इस जमीन को टर्न अप करेगा।
क्लियर। तो नीचे की जो लेयर है या नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आएगी, इस तरीके से दैट फार्मर विल ट्राई टू टर्न अप दी लेयर। सो दिस इज कॉल्ड हो एग्रीकल्चर। बेसिकली हो का मतलब ही होता है डिगिंग एक्चुअली, ठीक है। तो हो एग्रीकल्चर एंड इट वाज वेरी 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 मच सुटेबल इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, क्लियर है। सो दिस इज हाउ दी प्रोडक्टिविटी वाज इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दूसरा स्ट्रेटजी या दूसरे और तरीके, एक तो आयरन टिप हो गया, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन हो गया। ध्यान रखना है ये जब क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो कीवर्ड्स ध्यान रखना, ठीक है। तो आयरन टिप वाला प्लाव हो गया, फिर ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ट्रांसप्लांटेशन लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं था, तो फिर जहां एप्लीकेबल नहीं था वहां ट्रांसप्लांटेशन, और जहां ट्रांसप्लांटेशन एप्लीकेबल नहीं है खासकर हिली एरिया में, वहां पर फिर हो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लिखना पड़ेगा आंसर्स पे, ठीक है। चलो इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं। तो अब क्या, ऐसी जगह जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, क्लियर है, तो वहां एक और दूसरा टूल है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, एंड दैट इज यूज ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से। तो सिंचाई की व्यवस्था उस समय ट्रेडिशनल मेथड्स से होती थी, पारंपरिक तरीकों से ज्यादा होती थी, क्योंकि उस जमाने में ट्यूबवेल और ये सब तो होते नहीं थे, है कि नहीं। सबमर्सिबल और पंप वंप लगा दिया और बढ़िया खेतों में पानी बह रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो उस जमाने में हमारे पास क्या, या तो कुएं होते थे, वेल्स होते थे, या टैंक्स होते थे, रिजर्वायर वगैरह बनवा लिए जाते थे, क्लियर है। और इसके बाद कैनॉल्स, तो कैनॉल्स भी बहुत कॉमन नहीं थी, कैनॉल्स वर नॉट वेरी कॉमन। व्हाई? बिकॉज डिपेंड करता है कि वो किसी लैंडलॉर्ड के एरिया में आता था या राजा ने उस एरिया में बनवाई है कैनॉल्स की नहीं बनवाई हैं। तो कैनॉल्स होती थी लेकिन बहुत वाइड स्प्रेड कैनॉल्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो वेल इरिगेशन, अगला हो गया इरिगेशन, इरिगेशन और दैट टू इरिगेशन थ्रू द वेल, कुएं के थ्रू, ठीक है, फिर टैंक्स या रिजर्वायर के थ्रू, और इसके अलावा कैनॉल्स के थ्रू, ठीक है। तो फिर क्या होता था कि अब कैनॉल्स वगैरह नहीं है, या जो मान लो अब उनकी अवेलेबिलिटी है, तो फिर क्या है, कम्युनिटी प्रोग्राम होते थे वहां पे, कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क। तो फिर वहां पर बनवाएंगे कुएं या कैनॉल, नहीं है तो कई बार ग्रुप में लोग मिलकर, कम्युनिटी के लोग यानी विलेज के लोग मिलकर कॉमन कुआं खोदेंगे या फिर कैनॉल बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई इंडिविजुअल है, जैसे मान लो कोई लैंडलॉर्ड हो गया बड़ा, राजा का ही मान लो उस एरिया में थोड़ा सा वो है, कैपिटल सिटी से रिलेटेड है वो, या कैपिटल सिटी के पास में है ज़मीनें, ठीक है, या राजा का कोई खास व्यक्ति रहता है उस जगह पे, तो थोड़ा सा उसको पता चला कि हाँ ऐसा काम करने की आवश्यकता है, तो उसके तो मतलब कुल मिला के या तो किंग की असिस्टेंस से या इंडिविजुअल असिस्टेंस से या फिर कॉमनली ये लोग ऑर्गेनाइज होकर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम करते थे, ताकि इरिगेशन की फैसिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से वो किया जा सके। जैसे आपको याद होगा, अभी हम देख चुके हैं ना, हमने पिछले वीडियोस में देखा था गिरनार इंस्क्रिप्शन। गिरनार इंस्क्रिप्शन में पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने केनाल बनवाई थी, सुदर्शन लेक, याद होगा आपको। सुदर्शन लेक को बाद में रिनोवेट करवाया था किसने, रुद्रदमन ने। भूल मत जाना, याद करते रहना। इसीलिए पढ़ना जितना जरूरी है उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है रिवीजन करते रहना, ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर थोड़ा सा पीछे इसलिए हो कि और तेजी से आगे बढ़ सको, क्लियर है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कब आगे बढ़ना है और कब थोड़ा सा पीछे कदम लेने हैं। तो पीछे कदम का मतलब है रिवीजन करना। तो शानदार रिवीजन करो, धुआंधार पढ़ाई करो और धुआंधार तरीके से रिजल्ट लेके आओ। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग कंट्री साइड में हम देखते हैं डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, यानी ग्रामीण जो परिवेश है इनमें क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं रूरल सोसाइटी में उस समय। यानी अब थोड़ा सा सोशल पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सोशल पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है सोशल पैटर्न उस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। सो दीज टेक्नोलॉजीज ऑफन लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हमने जो अभी टेक्नोलॉजी देखी, ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी देख ली, आयरन टिप वाली, ट्रांसप्लांटेशन वाली, एग्रीकल्चर वाली, इरिगेशन, ठीक है, वेल टैंक, कैनॉल्स। सो बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन बढ़ तो गया, ठीक है, बट द बेनिफिट्स वर वेरी अनइवन। यानी कि हम देखते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है, इस प्रोडक्टिविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो फायदा होना चाहिए, जो एडवांटेज होना चाहिए, ये एडवांटेज जो है वो इवन नहीं है, अनइवन है। यानी इसका फायदा हर किसी को इक्वल नहीं मिल रहा। देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस,
ठीक है। तो हम देखते हैं कि समाज में असमानता बढ़ रही थी उस समय। समाज में जो है वो कुछ तबके के लोग हैं जिनको प्रोडक्टिविटी का ज्यादा हिस्सा देखने को मिलेगा या रखने को मिलेगा अपने पास, और कुछ के पास सिर्फ मेहनत है, वो मेहनत करेंगे लेकिन उनके पास आएगा बहुत कम। ठीक है। सो पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो लोग कृषि में लगे हुए थे उनके यहां आप देखोगे घोर असमानता देखने को मिलती, बड़े लेवल पर असमानता देखने को मिलती। क्लियर है। तो स्टोरीज स्पेशली विद इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जैसे जातक वगैरह की कहानियां अभी हमने देख ली, तो जातक की कहानियों में भी आपने एक ग्लिम्स देखी इसी तरह की स्टोरी की। ठीक है। रिफर टू लैंडलेस एग्रीकल्चर, जातक स्टोरीज में हमें कुछ कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर कुछ ऐसे कम्युनिटी या ऐसे ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं जो कैसे हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर, यानी इनके पास जमीन नहीं है, ये दूसरों के यहाँ खेती करेंगे। क्लियर है। तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स बेसिकली कहना चाहिए मुझे, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, यानी एक वो मजदूर हैं जिनके पास खुद की बिल्कुल भी जमीन नहीं है, जिन शायद इनको रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है। पुश्तैनी तौर पर इनके पास नहीं रही होगी, दबे कुचले लोग, या मतलब आपको ही पता है सोसाइटी थोड़ा सा आगे जाके जैसे जैसे कॉम्प्लिकेट होती चली गई, तो जिनके पास अधिकार हैं वो ऊपर चलते बढ़ते चले गए और जिनके पास नहीं थे वो नीचे होते चले गए। तो ऐसे लोग जिनके पास कृषि योग्य जमीनें बिल्कुल नहीं थी, या बिल्कुल कृषि योग्य क्या कैसी भी जमीन नहीं थी, ये लोग दूसरे के यहाँ काम करेंगे। इसके अलावा फिर कुछ ऐसे लोग जिनके पास है जमीन थोड़ी बहुत, स्मॉल पीजेंट, छोटे मोटे किसान। ठीक है। और इसके अलावा लार्ज लैंड होल्डर्स, यानी जो बहुत बड़े जमींदार वगैरह है। ठीक है। तो हमारे पास बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस यानी बुद्धिस्ट स्टोरीज में ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, कौन कौन, स्मॉल पीजेंट्स, यानी जो छोटे फार्मर्स वगैरह थे, छोटे पीजेंट्स वगैरह या छोटे फार्मर्स थे, जो जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी थोड़ी बहुत, हालांकि ये बड़े लोगों के यहाँ कई बार काम भी कर सकते हैं मान लो, लेकिन इनके पास एटलीस्ट इतना है कि इनका खुद का थोड़ा बहुत काम चल जाता है। इसके अलावा जो बड़े जमींदार हैं, इन दोनों को जो जिस कैटेगरी में रखा गया है वो कैटेगरी कहलाती है गृहपति। तो गृहपति इज नथिंग बट अ टर्म, गृहपति, ध्यान रखना, गृहपति पाली है ना, पाली लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज में ये जो गह है, गह का वर्ड का मतलब है गृह, और पति का मतलब है ओनर। ठीक है। सो द ओनर ऑफ हाउस इज कॉल्ड गृहपति। वेरी सिंपल, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है ना। द लार्ज लैंडलॉर्ड्स एंड विलेज हेडमैन विद हेरिटेरी पोजीशन, इन्हीं को क्या गृहपति कहते थे, ध्यान रखना, गृहपति। क्यों? क्योंकि इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो जिनके पास खूब सारी जमीन है, या वो गांव के मुखिया हैं। ठीक है। इनकी जमीनें या तो वंशानुगत चलती थी, या मतलब जैसे गृहपति हो गया ना, तो नॉर्मली गृहपति में ऐसे ही लोग आते थे जो बड़े बड़े लोग होते थे। नॉर्मल व्यक्ति को गृहपति नहीं कहेंगे, जिसके पास रिसोर्सेस होंगे, जिसके पास हाँ कुछ होगा कि नौकर चाकर, बड़ा घर, बड़ी जमीनें, बड़ा लैंड साइज, तो इस तरीके के लोगों को हम गृहपति शब्द से बुलाते थे। क्लियर। तो उस समय जो लार्ज लैंडलोडर्स थे या विलेज हेडमैन की पोजीशन नॉर्मली कई जगह पर हेरिटेरी रहेगी, और कई जगह पर ऐसा होगा कि एक व्यक्ति जब मुखिया बना है तो वो ताजीवन अपने मुखिया तो रहेगा गांव का, लेकिन जब उसकी मृत्यु होगी उसके बाद गांव के लोग में भी उसी के पुत्र को बना सकते हैं या फिर दूसरे व्यक्ति को भी गांव का मुखिया बना सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग जो है, अब देखो रहे डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम रूरल सोसाइटी में, तो ऐसे कंडीशन में ये लोग जिनके पास जमीन का ज्यादा शेयर है, प्लस जो लोग गांव के मुखिया जैसी पोजीशंस पर हैं, भले उनका पद हेरिडिटरी ना हो, लेकिन ऐसे लोग इमर्ज एज द पावरफुल फिगर्स, ये लोग थोड़ा सा शक्तिशाली बन के उभरेंगे गांव के सिनेरियो में। क्लियर है। एंड ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टिवेटर्स, और बीइंग रिसोर्सफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और रूरल सोसाइटी आई शुड से, मतलब ग्रामीण समाज के ज्यादा संसाधन संपन्न तबके होने के वजह से ये लोग उन लोगों के ऊपर जो छोटे कल्टीवेटर्स हैं, या जिनके पास लैंड साइज बहुत छोटा है, या जिनके पास कृषि योग्य जमीन काफी कम है या नहीं है, कुल मिला के उनके ऊपर एक तरीके से अपना नियंत्रण रखेंगे, ध्यान रखना है ना। और इस तरीके की रूरल जो सोसाइटीज हैं आपको नॉर्थ साउथ हर जगह देखने को मिलेंगी। साउथ इंडिया में हमारे पास संगम टेक्स्ट का हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है पिछले वीडियो में, आप ध्यान रखना है ना। न्यू नोशन ऑफ किंग वाला जो वीडियो आपने देखा, उसमें मैंने आपको संगम लिटरेचर के बारे में बताया था। तो जो संगम लिटरेचर है, इन संगम लिटरेचर से हमें इस तरीके के कुछ सेक्शंस के बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ इस तरीके के कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटी में, जैसे वेल्लार। तो वेल्लार कौन होते थे? यही जो नॉर्थ इंडिया में लार्ज लैंड होल्डर्स हैं, जमींदार हो गए मान लो, इन्हीं को दक्षिण भारत की तरफ तमिल वगैरह में क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था, वेल्लार।
ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोग जो थोड़ा सा प्लाउमैन, मतलब स्मॉल मीडियम साइज के जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, तो स्मॉल पीजेंट्स के लिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा उझावा, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो पूरी तरीके से लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास बिल्कुल जमीनें नहीं है, ये लोग स्लेव कंसीडर किए जाते थे या इन्हीं को आदिमाई कहा जाता था। क्लियर है? सो दिस इज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर दीज पीपल। ऑलराइट, सो इट इज लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस। ये पहले ही हमने एक तरीके से समझ लिया है, पर ये कंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस तरीके से भी समझ लेना चाहिए कि हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि समाज में ये जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं हमें, समाज में ये जो अंतर देखने को मिल रहे हैं हमें डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस किन बेसिस पर है कि उसके पास कितनी जमीन है, उसके पास कितना लैंड का एरिया है, ठीक है, लेबर, उसके पास कितने व्यक्ति हैं, एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, उसके पास कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए कितनी टेक्नोलॉजीज, इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रॉपर है कि नहीं, उसका खुद का वेल वगैरह है कि नहीं, कैनॉल्स बनाया है नहीं बनाया है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं बना सकता, इसके लिए आपको धन चाहिए होगा, ठीक है, तो कैनॉल्स है कि नहीं है। इसके अलावा अब वो जैसे एग्रीकल्चर के लिए फिर जब उसको प्लो की जरूरत पड़ेगी तो वो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो न्यू टेक्नोलॉजीज उस समय जितनी भी है, कृषि को अंजाम देने के लिए, कृषि को पूरी तरीके से करने के लिए उन पर अवेलेबल है कि नहीं, उन पर इसका अधिकार है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, फिर वो उच्च वर्ग में आ जाएगा, नहीं है तो फिर वो निम्न वर्ग में रहेगा। इन सच अ सिचुएशन क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल। ये सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र आ जाता है वो आ जाता है कि जमीन के ऊपर, ठीक है, जिसका नियंत्रण है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनेगा, क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज है जो शुरू से लेके आज तक आप देखोगे तो एक वो बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, किसका? पावर का सिंबल। क्यों बना हुआ है? जिसके पास जितनी जमीन है वो पावरफुल है। आज के जमाने में भी बिल्कुल बहुत ये प्रैक्टिकल और रिलेवेंट उदाहरण है। उस जमाने में भी राजा क्यों राजा है? क्योंकि राजा ने इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे अधिकार कर लिया है युद्ध लड़के, और ये पूरी जमीन अब राजा को बिलोंग करती है। भले उसने फिर उसमें अपने सामंत या छोटे जमींदार इस तरीके के लोग रख रखे हैं जो उसकी बाकी की देखभाल करते हैं। अब दिन भर राजा खुद जाके तो खेती करेगा नहीं, युद्ध लड़के फुर्सत हो गया, अब वो दूसरों से टैक्स लेगा, आप खेती करो। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, ठीक है, कि जमीन के ऊपर जो उसका अधिकार है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर अधिकार जो है ये थोड़ा सा आगे तक जाएगा। अगर प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंटेड अधिकार मिला है तो वो आगे जाएगा उसकी अगली जनरेशन तक, और फिर भविष्य में जाके उसको डेफिनेटली क्या करेगा, एक बड़ा व्यक्ति बनाएगा। तो अगर उसको ये मालिकाना हक के तौर पर मिला है तो हमें इसके एविडेंसेस मिलेंगे लीगल टेक्स्ट से। क्लियर है? क्योंकि अक्सर इन चीजों को लीगल टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है। मतलब जैसे मान लो पर्टिकुलर किसी किंग ने किसी भी अपने मिनिस्टर को या किसी ब्राह्मण को, ठीक है, या सामंत को जमीन दी हुई है, ठीक है, क्लियर है? मिनिस्टर ब्राह्मण एज अ सैलरी दे सकते हैं, ब्राह्मण को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, सामंत को कैसे देंगे? सामंत को उस एरिया का हेड बना दिया गया होगा, ठीक है, डेप्यूटी किंग बना दिया गया होगा, उसको राइट रहा होगा कि भाई अपने हिसाब से सारा कुछ काम करो, या फिर उस पर्टिकुलर सामंत ने आगे जाके किसी दूसरे ब्राह्मण को गिफ्ट दिया होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती थी, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट के तौर पर मेंटेन की जाती थी, मैनेज की जाती थी। यानी बताया जाता था बकायदा कि इस व्यक्ति को हम ये चीज गिफ्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिससे इसका राइटफुल जो एक्सेस है वो इस पर्टिकुलर एरिया में बना रहेगा। चलो अब हमने लीगल टेक्स्ट की बात की, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो जमीनों को देने का पैटर्न था वो किस तरीके का था और कहां कहां से हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड ग्रांट्स जो है, लैंड ग्रांट से भविष्य में क्या होता था, भविष्य में एक संभावना बनती थी, एक पॉसिबिलिटी बनती थी कि जिस भी व्यक्ति को जमीन दी गई, मान लो किसी राजा ने या राजा के किसी पर्टिकुलर सामंत ने, रिप्रेजेंटेटिव ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड जो है, पीस ऑफ लैंड किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया हुआ है, तो वो अगर लैंडलेस था या स्मॉल पीजेंट था तो भविष्य में उसके आगे लैंडलॉर्ड बनने के चांसेस बढ़ेंगे ना, क्योंकि उसकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा आ गया है उसके पास, मतलब बढ़ गया है, जो प्रीवियसली उसके पास था उससे अब कहीं ज्यादा बढ़ेगा। राजा छोटी मोटी जमीन तो देगा नहीं कि जाओ तुम 10 कदम की जमीन लेके चले जाओ, लेकिन राजा जब देगा तो थोड़ा सा देगा कि ले जाओ 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ 5 बीघा 100 बीघा 200 बीघा जमीन हम तुमको दे रहे हैं। राजा है वो भी अपनी इज्जत रखेगा, है कि नहीं? लेकिन नहीं बोलेगा आधा बीघा जमीन या 1 बीघा जमीन दे रहे हैं तुमको, तो उसकी इंसल्ट खुद की हो जाएगी, क्या राजा हो गए तुम 1 बीघा जमीन दे रहे हो। तो इससे क्या, एक नए एलीट का इमरजेंस होगा, एक नए रिच सेक्शन का उदय देखने को मिलता है, हमें उच्च वर्ग का उदय देखने को मिलता है।
फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, यानी ये शुरुआती समय की बात हो रही है। अब देखो यहां पर आपको कहां लेके जा रहे हैं इतिहास में, यहां पर ये समझने की कोशिश करना कि ये आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी से, ठीक है। तो फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा से, फर्स्ट सेंचुरी जो कॉमन एरा है इसके आसपास से आप ये पैटर्न देखना शुरू करो कि क्या हमें लैंड ग्रांट्स के एविडेंसेस मिलते हैं। सो वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ लैंड बीइंग मेड, हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि जमीन वगैरह दान की गई है। मेनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन, इनमें से बहुत सारे जो लैंड ग्रांट्स हैं इनके इंस्क्रिप्शंस में इनको रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर है। दीज इंस्क्रिप्शंस वर ऑन स्टोन, पत्थर के इंस्क्रिप्शंस आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि पत्थर या मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनमें इन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता था। क्लियर है। तो ज्यादातर स्टोन या स्टोन के अलावा फिर कॉपर की प्लेट्स वगैरह हैं, जिन कॉपर प्लेट्स पे भी, कॉपर प्लेट का मतलब है बाकायदा एक कॉपर की छोटी सी पतली सी ऐसी प्लेट जैसी बनाई जाएगी, पतली सी, और उस कॉपर प्लेट में लिख दिया जाएगा कि दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड और द एरिया इज गिफ्टेड और डोनेटेड और अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। अब राजा की जो रॉयल स्टैंप है वो लगी होगी वहां पर, राजा का नाम वगैरह जो है उसमें इंस्क्राइब होगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये दे दिया गया है किसी व्यक्ति को। ठीक है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड के तौर पर सर्व करती थी कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है और पर्टिकुलर पर्सन ने इस लैंड को रिसीव किया है। क्लियर है। द रिकॉर्ड दैट हैव सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ज्यादातर केसेस में हमें जो जमीन के दान देखने को मिलते हैं वो ब्राह्मणास या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी धार्मिक जो संस्थाएं हैं इन्हीं को दान में दी हुई मिलती हैं। यानी हो सकता है कि राजा वगैरह या रानियां या जो कोई भी लोग थे वो लोग क्या करते थे, दान करते थे इन चीजों को। क्लियर है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ब्राह्मणास को। तो ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत वगैरह में लिखे गए। अब संस्कृत में लिखे गए हैं तो इससे ये भी पता चलता है कि राजा ब्राह्मण वगैरह को ही दान कर रहा होगा क्योंकि ब्राह्मण की ही लैंग्वेज हो गई। कुछ कुछ केसेस में 7th सेंचुरी के आसपास की बात है। 7th सेंचुरी के आसपास हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो संस्कृत के अलावा दूसरी लोकल लैंग्वेजेस में भी मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकल लैंग्वेज जैसे तमिल वगैरह हो गए, तेलुगु, इनमें भी हमें इन चीजों के यानी इंस्क्रिप्शंस के बारे में, जैसे साउथ के चोला, चेरा, पांड्या या इनके बाद फिर सातवाहन या इनके बाद और विजयनगर और दूसरी डायनेस्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी डायनेस्टीज आती चली जाएंगी इन सारी डायनेस्टीज के रूलर्स जो थे, किंग्स जो थे, ये लैंड ग्रांट्स करते थे ब्राह्मणास को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, और वो चीज वो क्या करते थे, मेंशन करते थे। तो हम इसी तरीके का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लैंड ग्रांट का। ये एग्जांपल नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, साउथ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। इसमें प्रभावती गुप्ता है। प्रभावती गुप्ता कौन है? आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना है? चंद्रगुप्त, मौर्य नहीं। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है, हमने न्यू नोशन ऑफ किंगशिप वाला जब वीडियो बनाया है उसको आपने जब देखा, उसको आपने जब समझा, तो उसमें मैंने क्या बताया कि बहुत सारे रूलर्स थे, फिर एक बार वापस से उसको यूनाइट करने की कोशिश की गुप्ता रूलर्स ने। तो गुप्ता रूलर में एक इंपॉर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय कह दो आप इसको, चंद्रगुप्त सेकंड बेसिकली। तो जो विक्रमादित्य है या चंद्रगुप्त है, इसकी जो डॉटर है, इसकी बेटी है, ठीक है, प्रभावती गुप्ता। ठीक है, प्रभावती गुप्ता। गुप्ता रूलर्स काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। गुप्ता रूलर्स श्रीगुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त, इस तरीके से है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस तरीके से। तो ये सब दे ऑल आर वेरी 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 फेमस। तो प्रभावती गुप्ता जो है, शी इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री। रूलर का नाम जो है चंद्रगुप्त सेकंड, ये देखो। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड इसलिए मैं कह दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने रूल किया 375 सीई से 415 सीई के आसपास लगभग। क्लियर है। अब प्रभावती गुप्ता, ये आपने विक्रम बेताल का नाम सुना होगा ना, विक्रम बेताल वाले भाई साहब यही हैं। ठीक है ना, यही चंद्रगुप्त सेकंड है। तो इनकी बेटी जो है, इनकी बेटी की शादी हुई दक्षिण भारत की तरफ। ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ जब इनकी शादी हुई, तो दक्षिण भारत एकदम एक्सट्रीम साउथ की तरफ की बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये दक्कन का एरिया है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इसके आसपास का जो एरिया है। यहां पर उस समय एक वंश है, एक डायनेस्टी है, वकाटक डायनेस्टी। ठीक है, तो वकाटक डायनेस्टी जो है में इसकी शादी होती है। क्लियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रॉयल रूलिंग फैमिली है यहाँ पे। क्लियर, चलो अब आई थिंक इसका भी नाम कुछ ऐसे ही रुद्रदमन या कुछ ऐसा ही कुछ करके था, इसी टाइप का। मतलब एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, बट इसी टाइप का कुछ ऐसा था।
चलो क्या करना है हो गया, हमको कौन सा दूल्हा दुल्हन की पार्टी में जाना है, ठीक है। तो वकाटक प्रिंस था, वकाटक प्रिंस से इसकी शादी हुई है, क्लियर। अब इस प्रभावती गुप्ता ने कुछ लैंड ग्रांट्स किए हुए हैं जो कि हमारा मेन डिस्कशन का मैटर है, क्लियर है। इससे दो चीजें पता चलेंगी। इससे पहली पता चीज ये चलेगी कि है तो क्वीन, जबकि आपने ये देखा अभी कि विमेंस को इतना ज्यादा प्रॉपर्टी पे राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके पास अच्छे खासा मतलब गांव के गांव डोनेट करने की पावर है, ठीक है, क्वीन है क्योंकि। तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, एक लीगल टेक्स्ट है संस्कृत का जिसमें बकायदा ये डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेस। एक क्या बहुत सारे ऐसे लीगल टेक्स्ट हैं, जिस धर्मसूत्राज या धर्मशास्त्राज जितने भी हैं, इन सारे धर्मशास्त्राज या सूत्राज में जो महिलाएं हैं, आप 3rd चैप्टर में आओगे जब तो इसके बारे में पढ़ोगे डिटेल में कि वुमेन्स जो हैं दे कैन नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी और दे कैन नॉट हैव एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। जमीन में ज्यादा उनको हिस्सेदारी या संपत्ति में ज्यादा हिस्सेदारी का प्रावधान नहीं था, क्लियर है। तो इस तरीके से प्रथाएं उस समय चलती थी। लेकिन इस इंस्क्रिप्शन से, जो इंस्क्रिप्शन लैंड ग्रांट के बारे में बताता है, मतलब शुरुआत में हम क्या बात कर रहे हैं, शुरुआत में हम नॉर्मल पैटर्न की बात कर रहे हैं। पहले हमने देख लिया इंट्रोडक्शन कि किसका इंस्क्रिप्शन है वो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कॉमन प्रथा क्या थी उस जमाने में। उस जमाने की कॉमन प्रथा ये थी कि जो संस्कृत दस्तावेज हैं जो उस समय बनाए थे ब्राह्मणों ने, उसके हिसाब से वुमेन कैन नॉट हैव एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस, जमीन जैसे संसाधनों पर महिलाओं का इंडिपेंडेंट जो राइट है वो नहीं होता था। लेकिन उसके बाद भी हाउएवर इंस्क्रिप्शन जो है, जिस इंस्क्रिप्शन के बारे में हम एक्चुअली बात कर रहे हैं, तो इस इंस्क्रिप्शन में हमें क्या इंडिकेट किया गया है कि प्रभावती, बकायदा पूरा लिखा हुआ है तो पढ़ना है सिंपल अपने को, मतलब, और पढ़ के जानकारी ले लेनी है। अब वो उतना पुराना इंस्क्रिप्शन है तो गलत नहीं लिखा हुआ है। प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड विच शी देन ग्रांटेड। प्रभावती के पास जमीन का राइट है, अधिकार है, और वो उसको आगे दान दे रही है, क्लियर है। दिस में हैव बीन बिकॉज शी वाज अ क्वीन। तो आपके बुक में वो सोर्स है, बकायदा आप देखोगे उस पर लिखा है कि जो प्रभावती है वो अपने एक टीचर है ना, उस टीचर को बकायदा संपत्ति दान कर रही है, जमीन दान कर रही है, और वो कह रही है कि इस एरिया में जितने भी लोग हों, ठीक है, चाहे जैसे भी लोग हों, वो आज से मतलब ये पूरे गांव में अपने इन टीचर को डोनेट कर रही हूँ। वो सोर्स पे लिखा हुआ है, ध्यान देना। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे लोग आज से किसके लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर टीचर के लिए हो जाएंगे। यहाँ से जितना रेवेन्यू या टैक्स आएगा वो किसके लिए हो जाएगा, हमारे पर्टिकुलर टीचर के लिए हो जाएगा। तो बॉक्स में सोर्स है, उसको देखोगे तो आपको ये डिटेल कहानी इस इंस्क्रिप्शन की पता चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है, ये जो पैराग्राफ आपने देखा कि प्रभावती के पास एक्सेस इसलिए है बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, वो एक महारानी है, वन ऑफ द नोन फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री। गुप्त वंश की, गुप्त वंश से फिर वकाटक वंश में आ रही है, तो दो रॉयल फैमिलीज में जाने वाली, उसके पास अपने पिता की भी कुछ संपत्ति होगी, अपने पति की भी कुछ संपत्ति होगी, ठीक है। तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट है उसकी सिचुएशन एक्सेप्शनल है, अपवाद है वो। बाकी आप नॉर्मल में देखोगे, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये यूनिफॉर्मली जो है वो इंप्लीमेंट नहीं है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में महिलाओं की ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी, उनके पास संपत्ति के अधिकार नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन। इन अभिलेखों से या इंस्क्रिप्शन से हमें गांव की जो जनसंख्या है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, क्लियर है। जैसे ब्राह्मणास किस तरह की पोजीशन है उनकी, नॉर्मली ब्राह्मणास की पोजीशन एज एक्सपेक्टेड अच्छी ही थी, ठीक ठाक उस समय, एंड पीजेंट्स जिनकी कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी उस समय, एज वेल एज अदर्स हु वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोड्यूस टू द किंग। और इसके अलावा ब्राह्मण और पीजेंट के अलावा ऐसे वो सभी लोग जो राजा को कर देते हैं या कोई ना कोई चीज देते हैं, ठीक है, किंग और हिज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ऐसे सभी लोग उस समाज में रहने वाले जो राजा को या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को किसी ना किसी तरीके का कोई कर वगैरह देते हैं, तो वो, इसके अलावा ब्राह्मणा और इसके अलावा पीजेंट्स। तो पीजेंट तो बेसिकली देगा ही, पीजेंट के अलावा अदर वर्ड इसलिए इंक्लूड किया गया है यहाँ पे कि जैसे आर्टिशंस हो गए, कलाकार लोग हो गए, यहाँ पे क्राफ्ट बनाने वाले लोग हो गए, वहाँ पे दूसरे और काम करने वाले लोग हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ठीक है, म्यूजिशियंस हो गए, तमाम बहुत सारे अलग अलग लोग हो गए। तो ये लोग भी तो रहते हैं, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे लोग हैं वो भी तो अपने कामों का टैक्स देंगे ना गवर्नमेंट को। सो अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन दे वुड हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज एंड परहैप्स पे हिम ऑल दीज ड्यूज। तो हमें लैंड ग्रांट से, इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जब भी लैंड
ग्रांट कर दी जाती थी एक अथॉरिटी द्वारा, जैसे एक पर्टिकुलर किंग है या क्वीन है, तो जब भी उसने पर्टिकुलर जमीन का हिस्सा किसी दूसरे ब्राह्मण या जिस भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे दिया है, तो अब क्या होगा, इंस्क्रिप्शन बताता है कि अब गांव के लोग यानी इस पर्टिकुलर जमीन में रहने वाले जो लोग हैं, ये लोग अब नए लॉर्ड को अपने टैक्स देंगे। अब जो नया मालिक हो गया इनका, ठीक है, उसको अपने सारे टैक्सेस वगैरह और जो भी उनका बकाया था ड्यूज वगैरह वो सब पे करेंगे। क्यों? क्योंकि नाउ दैट ब्राह्मण और द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एनीवन, कोई भी जो जिसको ये लैंड ग्रांट मिला है, ही इज द न्यू ओनर। ठीक है, अब ये नया मालिक है, द न्यू लॉर्ड। न्यू लॉर्ड कह दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लॉर्ड वर्ड थोड़ा सा भारी भरकम लगता है। लैंड ग्रांट सच एज दिस वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमें पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की तरफ आ जाइए, आपको देखने को मिलेगा। देयर वर रीजनल वेरिएशंस इन द साइज ऑफ लैंड। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ राजा बड़ा अमाउंट ऑफ लैंड दे सकते हैं और कुछ हो सकता है कंपैरेटिवली उतना जमीन का दायरा ना दें। तो डिपेंड करता है कि कौन है, कितना दे रहा है, इसके बेसिस पर हमें रीजनल क्षेत्र के हिसाब से वेरिएशंस मिलती हैं कि कभी कभी स्मॉल पीसेस या प्लॉट्स ऑफ लैंड दिए गए हैं और कभी वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड दिए गए हैं। क्लियर है? कभी कभी अनकल्टिवेटेड लैंड्स भी दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब पूरा जमीन का क्षेत्र जो कि ज्यादा अभी कल्टिवेट या कृषि योग्य नहीं किया गया। माइट भी ये इसलिए होगा ताकि राजा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी, ध्यान रखना। क्लियर है? लैंड ग्रांट जो है उसका जो इंपैक्ट होता था उसका हिस्टोरियंस जो है बड़ा जो कंक्लूजन निकालते हैं, क्लियर है, कि क्या इंपैक्ट रहता होगा, क्यों देते थे राजा ज्यादातर, है ना। तो लैंड ग्रांट का जो इंपैक्ट है वो राजा के ऊपर, जिसको दिया है उसके ऊपर, समाज में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता, क्यों दिया जाता था बड़े अमाउंट में। मतलब थोड़ा सा इतिहासकार इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, डिबेट करते हैं अलग अलग। डिबेट का मतलब है कि देयर आर नो यूनानिमस, एक फ्रंट नहीं बन पाता है। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि कोई सोचता होगा कि शायद जमीन इसलिए दी गई है दान कि राजा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, किसी को लगता होगा कि राजा इसलिए जमीन दान दे रहा है कि शायद उस एरिया में एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है तो एग्रीकल्चर भी होगा। कुछ लोग ये सोच के दे रहे हैं कि शायद राजा जो है अभी दे रहा है, बाद में जब उस एरिया में कल्टीवेशन होना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा वहां तक उसका इन्फ्लुएंस, तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के साथ साथ अपना एरिया भी बढ़ाना चाह रहा हो, अपना दायरा भी बढ़ाना चाह रहा हो। तो डिफरेंट डिफरेंट नोशंस जो है, सो सम फील दैट लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी। जमीन देना उनकी एक रणनीति का हिस्सा था राजाओं की, ठीक है, बाय रूलिंग लीनिएज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर। देखो कुछ लोगों को लगता है कि जैसे अनकल्टिवेटेड लैंड दे दी, अब अनकल्टिवेटेड लैंड दे दी है तो जिस व्यक्ति को दिया गया है वो व्यक्ति जाएगा, मान लो उसको दे दिया गया कि जाओ हम तुमको 100 बीघा जमीन देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। जिस पर्टिकुलर एरिया में दी गई उस पर्टिकुलर एरिया में अभी तक खेती नहीं होती थी, तो वह जिसको दिया गया है 100 बीघा जमीन, कुछ भी करके भले वो मर जाए लेकिन कोशिश करेगा कि इस जगह पे कल्टिवेशन शुरू हो जाए, फार्मिंग शुरू हो जाए। क्यों? उसको तो कुछ लगाना नहीं है ज्यादा ना, लोगों को हायर करेगा, काम पे लगा देगा, जब प्रोडक्टिविटी आएगी तो उनमें से कुछ को बांट देगा, अपने लिए रख देगा, तो इस तरीके से उसका काम हो जाएगा। उसको तो टैक्स लेना है, वो लोगों को और बसाएगा वहां पे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो एक्सटेंड एग्रीकल्चर, एक तो कृषि बढ़ाएगा, क्लियर है, टू न्यू एरियाज, नए नए क्षेत्रों पर। अदर सजेस्ट दैट लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर। कुछ लोग अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कि राजा कमजोर है, ठीक है, अब उसने क्या किया कि भाई उससे खुद संभाली जा नहीं रही है, तो उसने सोचा कि चलो हम दान ही कर देते हैं, दान कर दें तो शायद ये महाशय जो है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक संभाल करके रख लें। तो कई बार ऐसे भी सिचुएशन देखने को मिली है कि जब डिक्लाइन होता था किंगडम्स का और किंग उतने पावरफुल नहीं रहते थे, तब वो क्या करते थे, वो जमीनें दान करते रहेंगे। हमेशा ऐसा नहीं है, देखो ये सब डिफरेंट डिफरेंट नोशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि पॉलिटिकल पावर वीक हो रही है और उनके सामंत ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, क्लियर है, अपने सामंतों पर वो अपन उतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो सामंत कभी भी आगे छुड़ा सकता है। पता चला अटैक कर दिया, घोड़े पे बैठ के आया, वो सब छीन छान के ले गया, तो इससे अच्छा दान ही कर दो, किसी ब्राह्मण देवता को दान कर दोगे तो सामंत आएगा भी, तो जब ब्राह्मण देवता के पास जाएगा तो ब्राह्मण देवता कहेंगे राजन ये जमीन हमारी है, पाप मत करना इसको लेके, तो फिर सामंत भी राजा ही होगा, तो बोलेगा चलो ठीक है एंजॉय कर लो आप वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। और साथ साथ ये दूसरा तरीका ये हो सकता है कि माइट भी ब्राह्मण को ना देके किसी दूसरे व्यक्ति को दिया होगा, या मान लो ब्राह्मण को भी दिया होगा तो ब्राह्मण को कहा होगा कि आज से आप इस एरिया के राजा हैं, तलवार वलवार चलाना सीख लो, ठीक है। अब मान लो थोड़ा सा ताकतवर टाइप का ब्राह्मण है, तो वो क्या है
शास्त्र और विद्या और शिक्षा तो करेगा ही साथ साथ, बढ़िया उस दिन से तलवार वलवार उठा के फिर कहेगा कि आने दो सामंत को, हम देख लेंगे राजा जी, आप टेंशन मत लो। क्लियर है? सो दे विल ट्राई टू विन एलाई बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। इस तरीके से वो नए एलाई बनाने की कोशिश करेगा राजा, क्योंकि नए ब्राह्मण या जो भी व्यक्ति जिसको जमीन दिया है वो व्यक्ति थोड़ा बहुत तो ग्रेटफुल रहेगा ना राजा के लिए, उसके पास कुछ था नहीं तो। सो दे ऑल्सो फील दैट किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन। इसके अलावा मैंने कहा ना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कि राजा जो है वो बड़े दानी हैं, महान हैं, महाराज हैं, देवता हैं, भगवान हैं, वो इतना बड़ा 100-200 बीघा जमीन ऐसी दे देते हैं, बस सुबह सो के उठा, उनका मन किया कि आज दान करना है, कोई भी दिख गया दान कर दिया। तो इन दिस वे द किंग इज ट्राई टू इंक्रीज और एनहांस हिज इन्फ्लुएंस। ठीक है, जैसे हमने प्रभावती गुप्ता वाले केस में देखा, प्रभावती गुप्ता यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रही हैं अपना, ऐसा नहीं कि वो कमजोर हैं उस समय। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर बढ़ाना चाह रही हैं, वो सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रही हैं, बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, दे वांटेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फिकेट ऑफ पावर। तो माइट भी जब राजा को कभी लगता रहा होगा कि थोड़ा सा कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है हमारी, या फिर हम खुद पावरफुल इतने बहुत अच्छे नहीं, हमारी इमेज हमारी पब्लिक की नज़र में बहुत अच्छी नहीं है, तो दान दक्षिणा करके हम थोड़ा सा एक गुडविल अर्न कर सकते हैं, तो माइट भी ये एक कारण हो सकता है। चलो, लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप। अब अगले एक इम्पैक्ट की बात कर रहे थे ना हम कि क्या इम्पैक्ट होता है, तो एक तो ये देख लिया आपने कि राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि और दूसरे फ्रंट या दूसरे डायमेंशन से कि लैंड ग्रांट्स के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो लैंड ग्रांट्स देख, इंस्क्रिप्शंस या एविडेंसेस देख के हमें ये पता चलता है, जमीनों का जो दान किया गया है, इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय जिसको दान दिया गया और उसके क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से ये लोग एक दूसरे को देखते हैं। क्लियर? कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी, देयर वर पीपल हु वर ऑफन बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑफिशियल्स और सामंतास। क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते थे जिन सिचुएशंस पे आपके जो ऑफिशियल्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, या नए स्टेट में जिनको भी मतलब जिस व्यक्ति को अभी जमीन का टुकड़ा मिल रहा है वो व्यक्ति अब यहाँ का नया ओनर या लॉर्ड हो गया है। क्लियर है? तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको मैनेज करना है यहाँ पे ना। तो इंस्क्रिप्शंस हमें बताते थे कि क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से जो स्टेट है ये इन लोगों को ध्यान रखता था, इन लोगों का ध्यान रखता था। कल्टीवेटर्स वगैरह जो होते थे वहां पे, किसान वगैरह जो होते थे, पीजेंट्स वगैरह जो होते थे, उनका किस तरीके से ध्यान रखता था। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि किस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, इन इंस्क्रिप्शंस में ये उस पर्टिकुलर राज्य के जो कल्टीवेटर, किसान, पेजेंट्स वगैरह हैं, उनकी कंडीशन क्या है, जो कि आप नॉर्मली अभी समझ चुके हो इस पूरे वीडियो में, ये हमने देखा है। तो इनके बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है स्टेट और कल्टीवेटर के बीच में। क्योंकि कई बार क्या होता था कि बहुत सारा एक बड़ा तबका जो है, इस बड़े तबके का कोई रेफरेंस आपको इंस्क्रिप्शंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तबका जो है या तो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है स्टेट के साथ, या फिर स्टेट ने कुछ ऐसी मशीनरी ही नहीं डेवलप करी है कि वो प्रॉपर इन लोगों का ध्यान रख सके। तो हमें इंस्क्रिप्शंस में कुछ लोग मिसिंग दिखते हैं, जैसे हालांकि द वर पीपल, कुछ ऐसे लोग थे, मतलब डिपेंड करता है कि हो सकता है अच्छे रिलेशनशिप रहे होंगे या खराब रिलेशनशिप रहे होंगे, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑफिशियल और सामंतास, यानी स्टेट की जो मशीनरी है, जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, जो सामंत गण हैं वहां पे, सामंत ऑफिसर हैं, इनकी रीच, इनकी पहुंच से ये लोग बाहर होते थे। क्लियर है? कौन कौन लोग हैं? ऐसे लोग जो पैस्टोरलिस्ट्स हैं, बहुत अच्छे समझ में आ गया। पैस्टोरलिस्ट मतलब अब ये पशु चराने वाले लोग हैं, कैटल्स वगैरह वाले लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, जहां भी कभी इनको बड़े बड़े ग्रासलैंड्स मिलते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो एक फिक्स जगह पे रहेंगे, कुछ समय एक जगह पे रहे, कुछ समय दूसरे जगह पे रहे। तो ऐसे लोग हो गए फिशर फॉक, मछली पकड़ने वाले। ठीक है, मछुआरे तो कई बार स्टेशनरी भी हैं, कई बार ये मोबाइल है, एक जगह पे दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। हंटर गैदरर, ऑब्वियस सी बात है, हंटर गैदरर कभी भी एक जगह पे नहीं रहते, ये लोग हमेशा नोमैडिक होते हैं। ठीक है, शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। क्लियर है? फिर मोबाइल और सेमी सेडेंट्री आर्टिशंस, कुछ ऐसे कलाकार लोग होते हैं, आर्टिशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी कला का प्रदर्शन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दिखाते हुए, करते हुए घूमते रहते हैं। इनका कोई एक बहुत पर्टिकुलर प्लेस होता ही नहीं है। हो सकता है इनकी ओरिजिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे हुई होगी, लेकिन जब ये थोड़ा सा ठीक ठाक हुए, मतलब
लायबल हुए, टैक्स के अंदर आने वाले हुए, काम करने लायक हुए, उसके बाद से ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह घूम ही रहे हैं, तो फिर इनका रिकॉर्ड प्रॉपर हमें नहीं मिल पाता है इंस्क्रिप्शन वगैरह में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है इनसे टैक्सेस वगैरह का कलेक्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाता होगा। क्लियर? इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ऐसे लोग जो कृषि को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे, ऐसी भी सिचुएशन होती थी, है कि नहीं? पर्टिकुलर एक एरिया में शिफ्टिंग करी कुछ दिन और फिर वो जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है, वो हर साल प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकती है, तो उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह कहीं चले गए। क्लियर है? दूसरी जगह पर उन्होंने इस तरीके का काम किया, क्योंकि उस समय 100% तो आज भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में आप देखोगे तो अभी कल्टीवेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। बहुत बड़े बड़े दूर दूर के फार डिस्टेंस लैंड पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती थी और इतना अकाउंट भी कोई नहीं रखता था। ठीक है, जनरली सच ग्रुप्स डिड नॉट कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइव्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे समूहों का जो ट्रांजैक्शन है, इंटरैक्शन है, वो इन अथॉरिटीज के साथ नहीं होता था, ना ये खुद अपना कोई बहुत ज्यादा वो रखते थे, रिकॉर्ड्स वगैरह रखते थे, और ना खुद इनका बहुत ज्यादा कुछ ऐसा एक्सचेंज या कांटेक्ट होता था अथॉरिटीज के साथ में, तो ना स्टेट की तरफ से और ना ही बस एक जनरल वो रहता था, जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल आइडेंटिटी रहती थी कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा करता है, लेकिन इनके साथ में बहुत ज्यादा स्टेट के इंटरैक्शंस नहीं होते थे और ना खुद ही अपना ये कोई बहुत विशेष रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। तो होपफुली आपको ये पूरा चेंजिंग कंट्री साइड जो कि एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने कि किस तरीके से बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं मौर्य साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन के बाद अलग अलग क्षेत्र में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की तरफ। तो ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखे होगे तो पूरा समझ में आ ही जाएगा, दोबारा देख लेना तो फिर से एक बार समझ में आ जाएगा। चलो कुछ फायदे बता देता हूं जल्दी से, जो अक्सर मैं तुम्हें बताता हूं, और ये फायदे वो है जिनके लिए तुम्हें जो कोड इस्तेमाल करना है ये भी ध्यान रखा करो। ठीक है, तो फायदे जो है वो है कि आप प्लस क्लासेस को ज्वाइन करें। प्लस क्लासेस में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिन बेनिफिट्स को आप ऑनलाइन क्लासेस में नॉर्मली नहीं पाते हैं दूसरी जगह कहीं पे, सिर्फ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लस क्लासेस में आपको ये मिलता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस की तरह का एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस की तरह का एक्सपीरियंस कैसे कि अभी मैंने आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया, अब इस एक्सप्लेनेशन के दौरान हो सकता है कुछ कुछ चीजें कई जगह आपको लगा होगा कि थोड़ा सा मुझे और जानना है इसके बारे में, या थोड़ा सा आप और क्लैरिटी दे दो, तो आप बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप स्क्रीन के उस तरफ उस चीज को समझ रहे हैं। तो अब आपको वो चीज अगर समझनी है तो फिर आप क्या करोगे, आप डाउट पूछने की कोशिश करोगे। आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर डाउट पूछने का बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है। यू कैन चैट विद योर फैकल्टी, यू कैन चैट विद मी एंड एनीवन हु इज टीचिंग यू, एंड यू कैन शेयर योर डाउट्स थ्रू द क्वेश्चन टैब। क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका हो गया, आपका डाउट उसी समय रियल टाइम पर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये दो चीजें हो गई आपके पास जो आपकी तरफ हैं। फिर अब आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर उस पर्टिकुलर डे का कोई टॉपिक का डाउट है, तो आपको मान लो डाउट तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि आपने इस पूरे चैप्टर उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना अच्छे से समझा है, पढ़ लिया है। तो फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीचर कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड टीचर कैन मेक इट मोर इंटरैक्टिव। तो वो क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा और टीचर ने पोल जनरेट कर दिया कि सारे लोग आंसर दो, कितना तेजी से आप आंसर दे सकते हो इसको, कितना स्विफ्टली प्रॉम्प्टली आप आंसर दे सकते हो और कितना एक्यूरेटली आंसर दे सकते हो। तो आपने पोल अटेम्प्ट किया एंड देन वी जनरेट द पोल लीडर बोर्ड। तो जो शुरुआती टॉप 10 बहुत स्विफ्टली प्रॉम्प्टली आंसर देने वाले बच्चे होंगे उनका नाम आ जाएगा, जो कि आपके लिए भी एक्साइटिंग होगा देख के कि मेरा नाम आ गया, मैंने बहुत तेजी से आंसर भी दिया था और सही भी है मेरा आंसर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कैन ऑफर यू। ठीक है, फिर एक और चीज जो हम दे सकते हैं, स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप कॉम्बैट्स, आपको टेस्ट में अपियर होना है, अटेम्प्ट्स करने हैं, और अगर आप स्कॉलरशिप में बढ़िया टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं, बढ़िया परफॉर्म करते हैं, यू कैन विन द स्कॉलरशिप। आप अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हो। तो जब आप प्लस क्लासेस पर इतने सारे बेनिफिट्स पाते हो तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन जब भी ज्वाइन करो तो आप अपना ये जो एक कोड देख रहे होगे ना, इसको जरूर इस्तेमाल करो अपना फायदा करने के लिए। ठीक है, इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपका फायदा होगा। INDRA इंद्र, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, बिल्कुल नाम ही काफी है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ यू कैन कनेक्ट विथ अस विद द सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल। क्या अपडेट्स हैं, क्या स्केड्यूल्स हैं, क्या हम और प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ये आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट होने के बाद। तो होपफुली आपको ये जो पूरा का पूरा वीडियो था
कि कैसे चेंजेस हो रहे थे कंट्री साइड में, समझ में आ गया है। अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा मैं। तब तक कनेक्टेड रहो सोशल स्कूल के साथ, कनेक्टेड रहो इंद्र विक्रम के साथ, और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।